हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पूजा खेड़कर डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। यानी कि जो पूजा खेड़कर को पोस्ट मिली हुई थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, यानी कि आईएएस ऑफिसर बनने वाली थी। पूरी तरीके से तो नहीं बनी थी, लेकिन हो सकता था कि आगे 1-2 साल में वो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है बन जाती। लेकिन उनकी यहाँ पे कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दी गई थी और इसके बाद जो है अब पूरी तरीके से सेंटर ने जो सेंटर है उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया है पूजा खेड़कर को आईएएस ऑफिसर के पद से। यानी कि अब वो जो है आईएएस ऑफिसर बिल्कुल नहीं बन सकती। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले जानने वाले हैं क्या है रूल 12 ऑफ आईएएस प्रोबेशन रूल 1954 के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो इसी रूल के अंदर रूल नंबर 12 ऑफ आईएएस प्रोबेशन रूल 1954 रूल 1954 के बारे में यहाँ पे पूरी तरीके से हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल में यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से जो है पूजा खेड़कर जो थी उनकी आईएएस जो ऑफिसर बनने वाली थी उस चीज को कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं पूजा खेड़कर डिसमिस फ्रॉम सर्विस द फॉल्स राइज एंड डीप फॉल ऑफ एन आईएएस प्रोफेशन। इसके बाद एनडीटीवी के द्वारा भी बताया गया सेंटर डिसमिस कंट्रोवर्शियल ऑफिसर्स पूजा खेड़कर फ्रॉम आईएएस। इसके बाद बीएस के द्वारा भी बताया गया यूपीएससी रिसीव 30 कंप्लेंट्स एमिड पूजा खेड़कर कंट्रोवर्सी ओवर क्रेडिटेंशियल। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इतने सारे एलिगेशन के बाद इनकी फाइनली बात की जाए तो सेंटर ने यहाँ पे पूजा खेड़कर को आईएएस ऑफिसर के इमीडिएट इफेक्ट से डिस्चार्ज कर दिया। तो क्या है पूरा कॉन्सेप्ट को जानते हैं और उसके बाद यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और एक अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, रूल नंबर 12 क्या कहती है आईएएस प्रोबेशन रूल 1954 का। देखिए सेंटर का यहाँ पे एक्शन क्या है। सेंटर ने यहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर बनने वाली थी यानी कि प्रोबेशन आईएएस ऑफिसर जिसको हम कह सकते हैं जो कि पूजा खेड़कर थी, उनको उनकी ड्यूटी से क्या कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी कि आईएएस के पद से इमीडिएटली इफेक्ट लाने के लिए कहा गया। ये माजरा 2 महीने से लगातार जो है चलती आ रही थी और 1 महीने के बाद यूपीएससी ने इनकी कहीं ना कहीं सिलेक्शन को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है और यहाँ पे बहुत सारी कमेटी भी बिठाई गई जो इनकी जांच पड़ताल की गई थी और एक मेन कमेटी ने इनकी रिपोर्ट जो है 20 अगस्त को सबमिट की थी। अब 20 अगस्त को जब इनकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी तो उस चीज को देखा गया और देखने के बाद यहाँ पे 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया था कि चलो कोई बात नहीं, इनको जो है इनकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाए। लेकिन उससे पहले क्या हो गया, बात जो है अगले ही दिन कल के डेट में 7 तारीख को ही क्या हो गया, पता लगा कि इनको जो आईएएस ऑफिसर के पद है उससे पूरी तरीके से रिलीफ कर दिया गया। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी क्या है, ये कंट्रोवर्सी है जब पहली बार ये लाइट में आए, कब, जब इन्होंने अनफेयर और एक्विजिट डिमांड कहीं ना कहीं अपने लोकल ऑफिसर्स के सामने रखा था। तो ऑफिशियल्स के सामने जब रखा था तो उसके उस टाइम से, और ये 2024 की बात है, उस टाइम पे ये क्या हुआ, काफी ज्यादा लाइट में आई। फिर जैसे ही ये लाइट में आई तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजों का डिमांड किया था, इनके ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस वगैरह लगाए गए थे लोकल ऑफिशियल्स के द्वारा, एक्टिविस्ट के द्वारा, कि भाई ये कहीं ना कहीं यूपीएससी की जो एथिकल मोरल वैल्यूज है उसको ये इन्फ्रिंज कर रही है। तो भाई उनको जो बेनिफिट दिया जाता था
किसके अंडर में बेनिफिट दिया जाता है? द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज बेंचमार्क के अंदर, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के कैटेगरी के अंदर उनको सारे बेनिफिट कहीं ना कहीं मिल रहा था। और वो क्लेम कर रही थी कि वो सफर है किस चीज से? ब्लाइंडनेस से, जबकि बाद में पता चला इनमें सिर्फ 7% का जो है ब्लाइंडनेस है। ठीक है, और मेंटल इलनेस का चीजें जो है उन्होंने रखा। पूजा खेड़कर की जो कंट्रोवर्सी है वो तब और ज्यादा बढ़ गई जब लोकल एक्टिविस्ट ने यहाँ पे कंसर्न जाहिर किया। यहाँ पे लोकल एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने इस चीज का मुद्दा बिल्कुल सामने उठाया कि भाई क्या है ओबीसी कोटा का रूल। इस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया, क्योंकि पूजा खेड़कर ने जब प्रॉपर्टी के उसको क्लेम किया गया तो पाया गया कि 17 करोड़ जो है उनकी प्रॉपर्टी है, और उनके फादर के पास जो एसेट है और वेल्थ है उसके हिसाब से देखा जाए तो 40 करोड़ रुपीस बताया जा रहा है। और इस तरह से उनकी एनुअल इनकम जो है 49 लाख जो है बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ब्रेन स्कैन करने की जरूरत थी सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स को। तो यहाँ पे लोकल एक्टिविस्ट ने मुद्दा उठाया कि भाई इनको ओबीसी कोटा में कैसे इनको आरक्षण मिला जब इनकी एसेट ही इतनी ज्यादा है। तो ओबीसी कोटा का फायदा ये कैसे ले लिया? क्योंकि अगर ओबीसी कोटा में देखा जाए तो दो तरह के कोटा आते हैं, एक नॉर्मल जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, एक वो क्रीमी लेयर जो कि जिनके फादर जो है वो कोई बड़े ऑफिसर्स हैं या फिर साइंटिफिक चीजों में है, डॉक्टर है, आपके आर्टिस्ट होंगे, ये सब चीज हो सकते हैं, या फिर इनकम जो है 8 लाख से ऊपर। तो इनकी एसेट ही इतनी बता रही है, तो जिसके बारे में यहाँ पे लोकल एक्टिविस्ट ने क्वेश्चन उठाया कि ये ओबीसी कोटा का बेनिफिट कैसे ले रही। इसके बाद यूपीएससी का अटेम्प्ट हुआ। इन्होंने ये भी बताया जाता है कि यूपीएससी का अटेम्प्ट जो है 9 बार इन्होंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया। और उस टाइम पे यानी कि बात करें तो 2020 और 21 के टाइम पीरियड में, तो वहां पे बताया जाता है इन्होंने 9 बार जो है अपनी ओबीसी कोटे से इन्होंने एग्जाम दिए। और जब फेल हो गई तो उसके बाद उन्होंने अपने नाम जो है फिर से उन्होंने चेंज किया अपने नाम को। अब जो है उनका नाम क्या रखा गया? मनोरमा दिलीप खेड़कर। और इन्होंने यहाँ पे पीडब्ल्यूवीडी का पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी का कोटा जो है यहाँ पे लगाया, और इन्होंने 841 रैंक 223 बैच आईएएस ऑफिसर कहलाई। ठीक है, तो इस तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद इनके ऊपर जो है धीरे धीरे जब इनका सिलेक्शन हुआ तो इन्होंने अलग अलग तरह की डिमांड रखी, जिसकी बात सामने आई। और जैसी बात सामने आई, लाइट में आई, तो यहाँ पे इनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन किया गया। वास्तव में अगर देखा जाए तो यहाँ पे टॉप सिविल सर्वेंट को जो चैलेंज सिलेक्शन करना है वो एक तरह का चैलेंज बन गया एक यूपीएससी के लिए और ट्राइब्यूनल के लिए कि वो कैसे रूल के अगेंस्ट थी फेब 2023 में। उन्होंने उनको फिर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मसूरी में है वहाँ पे बुलाया गया और उनकी ट्रेनिंग को वहीं पे ही होल्ड कर दिया गया कि आपको जो है आगे अभी ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, आप पहले यहाँ पे आइए। तो उससे पहले क्या हुआ था, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उनको पहले ही रिलीफ जो है, जैसे ही वो लाइट में आई तो उनको रिलीफ प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कौन कह रहा है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो जल्द से जल्द जो है वो लवासना को फिर से ज्वाइन करे, यानी कि जो कि लाल बहादुर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जुलाई 2023 से पहले ज्वाइन करें। फिर इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए और उस एलिगेशन के दौरान इनका जो ट्रांसफर है वसीम से, पुणे से वसीम जो है कर दिया गया। जो पहले पुणे था अब उसको धीरे धीरे वसीम जो है, धीरे क्या एकदम से ही, क्योंकि इनके ऊपर इतना एलिगेशन लग चुका था तो वसीम कर दिया गया था। तो ये काफी ज्यादा सीरियस एलिगेशन उस टाइम पे लगे थे। उसके बाद कमेटियां बैठी, कमेटियों ने यहाँ पे जांच पड़ताल किया और 20 अगस्त को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है
पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली और 24 अगस्त को इन्होंने सबमिट कर दी सेंटर के पास। तो जब सेंटर के पास पहुंचा तो इन्होंने 7 सितंबर को इन्होंने फिर आईएएस ऑफिसर जो है उनको उनकी पद से बर्खास्त कर दिया। अब यूपीएससी का इस कंट्रोवर्सी से क्या एक्शन हुआ कि भाई जब ये मामला चल रहा था तो उस टाइम पे और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि आईएएस ऑफिसर जो कि इस प्रोसेस से क्लियर किए थे। तो 15,000 कैंडिडेट के ऊपर भी कहीं ना कहीं नजर पड़ी यूपीएससी की, जो कि 2009 और 2013-23 तक के बीच में एग्जाम दिए थे। क्या इनमें से कोई ऐसा भी पर्सन था जो अटेम्प्ट को बार बार कर रहा था? मतलब जिस तरह से इन्होंने अटेम्प्ट दिया, 9 बार से ज्यादा अटेम्प्ट दिया, तो क्या और भी कोई ऐसा पर्सन था कि 2009 से लेकर 2023 के बीच में जो इस तरीके के बेनिफिट जो लिया है? तो भाई यहाँ पे कोई अदर कैंडिडेट जो है, क्योंकि पब्लिक में भी आ गया था कि यूपीएससी जो है वो इस तरीके की गड़बड़ी हो रही है, तो यूपीएससी ने इस चीज़ के लिए जांच के लिए कमेटी बनाया और वहाँ पे इस चीज़ का जांच किया गया और पाया गया कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इस तरीके के रूल को वायलेशन किया है। और यूपीएससी ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि सिविल सर्विस एग्जाम के जो रूल है उसी के अंडर में ही सभी जो आईएएस ऑफिसर बने हैं या फिर जो भी ऑफिसर्स बने हैं वो सही तरीके से ही क्लियर हुए। कोई भी जो अटेम्प्ट था, जो फिक्स अटेम्प्ट था, उससे ज़्यादा का अटेम्प्ट नहीं दिया है। इसके बाद फिर एक्यूज्ड कैंडिडेट का क्या हुआ, उस बारे में क्या हुआ? तो भाई यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस ने 30 कंप्लेन को दायर किया, जिसमें यह बताया गया कि भाई जो सिलेक्शन किए गए हैं, आपने यूपीएससी में सिलेक्शन किए गए हैं, तो उसको मिस रिप्रेजेंटेशन किए गए उनकी क्रेडेंशियल से। क्योंकि पूजा खेड़कर का इस तरह के केस चल रहा था, तो बाकी जो कैंडिडेट थे उनके ऊपर भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली। और यहाँ पे 2 महीने की वेव के बाद ये कंट्रोवर्सी यहाँ पे बता दिया गया। जो ट्रेनी आईएएस ऑफिसर जिन्होंने शुरुआत की है, इस तरीके की जो है चीज़ें कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे, इस तरीके की चीज़ों को उन्होंने डिस्क्वालीफाई बता दिया। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से भी बताया गया। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट अबाउट डीओपीटी और लवासना। अब डीओपीटी और लवासना कर क्या रही है इस मामले को? भाई इतना बड़ा चीज हो गया, इतने लोगों के सामने आ गया, क्या यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी यहीं पे खत्म हो गई? तो इस चीज के लिए भैया एक्टिव कौन हो गए? आपके डीओपीटी और लवासना। गवर्नमेंट यहाँ पे एक्टिवली डिस्कस कर रही है कि किस तरीके के जो मेजर्स है वो लिए जाए ताकि इस तरीके के मिसयूज को रोका जा सके। जैसे डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया हो गया या कोटा हो गया, जो कैंडिडेट लेते हैं और इसको मिसयूज करते हैं, इनको रोका जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स जो है अरेंज की गई इस मैटर में, और बहुत सारी जो है खुलासा जो है वो पूजा खेड़कर के बैचमेट लाल बहादुर शास्त्री लवासना से हुआ भी। और यहाँ पे एलिग लगाए गए कि इस तरीके की जो डिसेबिलिटीज कोटा है, कहीं ना कहीं अगर लगाते हैं तो ये सही तरीके से अवेयर हमें रहना पड़ेगा, नहीं तो ये रिपोर्ट किसी तरीके से फेल करेगी आगे। तो दोनों ही यहाँ पे डीओपीटी और लवासना ने यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल को डेवलप करने के लिए एड्रेस किया। जो भी इस शॉर्ट कमिंग्स है या फिर बेटर आइडेंटिफिकेशन है, उसको कहीं ना कहीं सीरियस कंसर्न में लिया और उसको एड्रेस भी कर रही है कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यूपीएससी ने अपने सॉफ्टवेयर को भी इसके साथ साथ अपडेट किया है और प्रोटोकॉल जो भी प्रिवेंटिव फ्रॉड्स वगैरह होती है नेमिंग चेंज से रिलेटेड, उन चीज़ों को भी अपडेट किया है। यहाँ पे जो नई सिस्टम है वो डिटेक्ट करेगी अगर कोई कैंडिडेट का नेम लिंक होता है उसके डेट ऑफ बर्थ से और वो अल्टर करता है बिटवीन अटेम्प्ट के दौरान कोई अल्टर होती है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ पे देखी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ अगर मान लीजिए आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ उस नाम को लिखा गया है और आप अगर चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना पड़ेगा। और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी सर्टिफिकेट्स वगैरह में होती है, तो सारी चीज़ों को तो कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी कि भाई एक चीज़ को जो है अगर आप चेंज करते हो तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे सबके सामने आ जाते हो। ठीक है,
तो ये बात की जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है? रूल 12 ऑफ IS प्रोबेशन रूल 1954 क्या कहता है? रूल 12 यहां पे क्या कहता है? एक मिनट, चलिए। तो खेड़कर यहां पे इस तरीके के जो चीटिंग्स वगैरह किए थे या मिसयूज वगैरह किए थे अपने ओबीसी कोटे का और डिसेबिलिटीज कोटे का, उस एलिगेशन को देखते हुए उनको IS ऑफिसर के रूल से डिस्चार्ज कर दिया गया। और ये रूल IS के ऑफिसर से जो भी डिस्चार्ज किया गया है, और वहां पे किस रूल के अंदर? रूल 12 ऑफ IS प्रोबेशन रूल 1954, ठीक है, जिसमें लोगों को अवेयर रहने की बात भी यहाँ पे की जाती है इस मैटर में। अब क्या है ये रूल? यहाँ पे इस रूल का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये हक है कि वो डिस्चार्ज कर सकती है किसी भी प्रोबेशनर को उसके सर्विस से, अगर सेंटर को ऐसा लगता है कि वो टू पास द री एग्जामिनेशन और इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट प्रोबेशन इज एन इनएलिजिबल, यानी कि सेंटर को ऐसा लगता है कि उसको री एग्जामिनेशन देना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को ऐसा सेटिस्फाई लगता है कि भाई जो प्रोबेशनर ऑफिसर है वो अभी इनएलिजिबल है इस सर्विस के लिए, तो वो इस मेंबर को क्या कर सकता है? आपका डिस्चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पे यूपीएससी और आपकी दिल्ली पुलिस दोनों ने ही यहाँ पे फ्रॉडरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के वजह से एक्यूज्ड माना है आपके IS ऑफिसर पूजा खेड़कर को, और दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि यूज किए गए थे आपके 2022 में और 2023 एग्जामिनेशन में, ऐसा यहाँ पे दिल्ली पुलिस का और यूपीएससी का भी कहना है। अब हमारे यूपीएससी के लिए ये कैसा जरूरी है? की पॉइंट्स क्या होंगे कि भाई IS प्रोबेशनर जो पूजा खेड़कर है उनको डिसमिस कर दिया गया उनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर सर्विस से, किसके अंडर में? रूल 12 ऑफ IS प्रोबेशन गाइडलाइंस, और इनके ऊपर फौजरी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और कोटा का इनके ऊपर क्या लगा? एलिगेशन लगा। रूल 12 ऑफ IS प्रोबेशनल गाइडलाइन क्या कहता है? ये रूल अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई वो किसी भी प्रोविजन को क्या कर सकती है, अगर वो इनएलिजिबल है या अनसुटेबल है सर्विस से तो उसको हटा सकती है। एलिगेशन एंड लीगल डिस्प्यूट्स क्या है? खेड़कर को यहाँ पे उनके जो चीटिंग्स वगैरह किए 2022 में उसके लिए एक्विजिशन माना गया, और यहाँ पे ओबीसी कोटा का मिसयूज किया गया, डिसेबिलिटीज कोटा का मिसयूज किया गया, इसीलिए यहाँ पे उनको लीगल प्रोसीडिंग उनके ऊपर जो है चलेगी और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यूपीएससी, इम्प्लीकेशन फॉर यूपीएससी, अगर केस की हाईलाइट को देखें तो कहीं ना कहीं हमारी इंपॉर्टेंस जो बताती है सिलेक्शन में जो भी सिविल प्रोसेस में हो या रोल ऑफ यूपीएससी में या गवर्नमेंट हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है और मेरिट बेस होनी चाहिए और फेयर रिक्रूटमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो यूपीएससी ने डिस्क्वालीफाई कर सकता है कैंडिडेट को अगर उसका डॉक्यूमेंट फॉल्स मिलता है या वायलेट करता है एलिजिबिलिटी रूल्स को, या जिस तरह की डेमोन्स्ट्रेशन हमें खेड़कर के केस में देखा गया। ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या होगा? ये केस कहीं ना कहीं इम्फेसाइज कर रही है कि आप स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस को, जो कोटा बेनिफिट है या फिर जो स्क्रूटनाइज है उसको और अच्छी तरह से करो, जिससे कि जो कैंडिडेट है क्लेम करते हैं उनके ऊपर तो कम से कम करनी ही चाहिए। तो भाई पहुंचते हैं हमारे कंक्लूजन के ऊपर। तो यहाँ पे पूजा खेड़कर को अंडरस्कोर माना जा रहा है किसके लिए? इंटीग्रिटी के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। और यहाँ पे जो रोल है यूपीएससी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको कहीं ना कहीं मेंटेन रखना है, चाहे वो कोटा की या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस तरह की अगर डिस्चार्ज हुआ है खेड़कर सर्विस में तो कहीं ना कहीं मिसयूज को, ये जो भी एक्शंस लिया गया पॉलिसीज के द्वारा या ओबीसी कोटे के द्वारा या डिसेबिलिटीज बेनिफिट के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा सिस्टम को, और इस तरीके के लिए जेन्युइन जो कैंडिडेट है उनके साथ ये चीज़ ना हो, इस चीज़ को भी यहाँ पे नज़रअंदाज जो है नहीं करना है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये जो केस है वो इम्फेसाइज करता है हमारी एथिकल कंडक्ट को, हमारे एडहेरेंस टू द रूल्स को, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है हमारे डिसऑनेस्टी ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैरियर में, और ये रीआइट्रेट करता है हमारे स्ट्रिंजेंट नेचर ऑफ लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को, जिससे कि एक सिविल सर्वेंट जो है अकाउंटेबिलिटी को होल्डिंग पे रखता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और
सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।